नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 26 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। देखिए, अभी रिसेंटली आपने पीएम की मन की बात अगर सुनी होगी तो वो टीवी में ब्रॉडकास्ट हुई थी, तो वहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से वैक्सीन जो है 18+ के जो जितने भी लोग हैं उनको भी मिलेगी और डेथ काउंट अभी क्या है, किस तरीके से इंडिया वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है और क्या क्या कोरोना के केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई। तो यहाँ पर कार्टून में उस चीज़ को ही दिखाया गया है कि किस तरीके से वैक्सीन आज की डेट में चल रही हैं, डेथ काउंट क्या है, जो ट्वीट्स अलग अलग तरफ से आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि यूएस ने अभी हमें रिसेंटली हमारी जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए मना कर दिया। ऑल्दो रिसेंटली अभी ऐसा हुआ कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल जी ने कॉल करी यूएस को, कहा जेक सुलिवान जी को जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और उसके बाद झट से यूएस मान गया। तो डेफिनेटली इंडिया की यार धाक तो है, हम ये कह सकते हैं। जैसे ही एनएसए ने कॉल किया सीधा उसी की बात रॉ मटेरियल आने लग गया। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप की चीज़ें डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं और देखते हैं आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बस मेरा एक आपसे यही मैसेज है कि अपने आप को सेफ रखिए, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल के साथ। आज हमें 4 अलग अलग एडिटोरियल्स को डिस्कस करना है। पहला एडिटोरियल जो है वो कहता है वायरल लोड, यानी बताता है किस तरीके से लॉकडाउन का इस्तेमाल हो सकता है हमारे जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि जब लॉकडाउन हटे तब जाके हम चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चल सकें। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ग्रीन पार्टनरशिप यानी यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट जो अभी हुआ है उसके यहाँ पर बात की गई है और उसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी कंपेयर किया है और बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया का क्या रोल होने वाला है फ्यूचर में और क्या क्या प्रिकॉशंस इंडिया को लेने की ज़रूरत है ताकि हम कार्बन एमिशंस को कम कर सकें। रिसेंटली इसराइल ने सीरिया पे बॉम्बिंग करी, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग बात की गई है कि क्या क्या यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन यानी किस वजह से यहाँ पर इतना मतभेद है और क्या चीज़ें आगे जाके देखने को मिल सकती हैं, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जुडिशरी की बात की गई है कि किस तरीके से जुडिशियल ऑर्डर जो हैं वो हर जगह प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म वे में होने चाहिए और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो हम इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं, द वायरल लोड। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया एक दिन में 3.5 लाख प्लस केसेस जो हैं डेली इंडिया में आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि मई तक तो अगर कंडीशन ख़राब रही तो एक दिन में मिलियन केसेस भी आना शुरू हो जाएंगे और एक दिन में करीब करीब 5000 लोग भी मरना शुरू हो जाएंगे। भगवान करे कि ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने कहा है तो कुछ डेटा एस्टिमेट करके ही दिया होगा। डेफिनेट सी बात है, ये इंडिकेशन क्या करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपको भी पता होगा कि रिसेंटली हमारे दिल्ली या कैपिटल जो है वहाँ पर बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इनफैक्ट ये दिल्ली की ही बात नहीं है, काफ़ी अलग अलग जगहों में ये देखा गया कि इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आप कह सकते हैं कोलैप्स होने की कगार पे ही खड़ा है, मतलब जैसे तैसे टिका हुआ है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं कि हमें ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जैसे अभी आपको पता होगा दिल्ली में लॉकडाउन लगा रखा है कुछ दिनों का, तो उस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेच करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे खड़ा है। अभी लॉकडाउन के समय में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ लोगों की कम होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। जैसे आपको पता होगा लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो इंडियन रेलवेज ने किस तरीके से अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेल की पटरियाँ बिछाई ऐसी जगहों में जहाँ पर पहले थी भी नहीं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा सड़कें बनाई, क्योंकि उस टाइम में लोग ही नहीं थे सड़कों पे, तो काम बहुत जल्दी हो पाया। सेम चीज़ आज की डेट में भी राइटर कहना चाह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा रखा है तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में। अब आज की डेट में अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे ही लॉकडाउन हटता है और अगर केस ज़्यादा भी आते हैं तो ये किस तरीके से सर्व करेगा, ये हमें हमारा जो भी आज की डेट में आउटब्रेक हो रखा है कोरोना का उसको कॉम्बैट करने में एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट साबित होगा और डेफिनेटली हम लोगों की जानें भी बचा पाएंगे। अब आज की डेट में क्या है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पैंडेमिक को अगर हमें संभालना है तो एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें डिस्ट्रप्शन तो होगा ही होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेंगी, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चलेगी तो लोग सड़कों पे निकलेंगे, काम पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी और इससे कोरोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोरोना को अगर कम करना है तो हमें अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज़ को भी कम करना है। डेफिनेटली हमें हमारी इकोनॉमी में घाटा तो हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना। अब इसके अलावा देखिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन किस पे आ रहा है, सबसे गरीब लोगों पे।
आपको भी पता होगा कि कोरोना में जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर बन चुके थे। सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको जियो का एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पर अंबानी जी कितना और अमीर बन चुके हैं। तो डेफिनेट सी बात है, गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ जो है कोरोना का आ रहा है, और ये बोझ और बढ़ जाएगा अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा। तो देखिए, लॉकडाउन जो है ना, वो पैंडेमिक को इरेज तो यानी पूरी कंप्लीटली साफ तो नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कर सकता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसा एक ब्रीदिंग स्पेस प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ताकि अगर दिक्कतें आए भी, अगर केस बहुत ज़्यादा भी आने लग जाएं, फिर भी हम उन्हें कंट्रोल कर पाएँ। आपको पता होगा अभी DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आज की डेट में कोविड केयर बेड फैसिलिटीज़ बनाने में लगे हुए हैं, यानी वो पूरा योगदान दे रहे हैं। इनफैक्ट आर्मी ने भी अपने कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिविलियंस के लिए खोल दिए हैं। उसके अलावा आपको पता होगा ITBP वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है लोगों का ये कोरोना को कॉम्बैट करने में। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक साथ काम करने की ज़रूरत है, और साथ ही में अपोजिशन को भी साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस प्रॉपर्ली स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ हम इस सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको भी ला पाएँ, तभी जाके कोरोना जो है कंट्रोल हो सकता है। ये आर्टिकल बात करता है ग्रीन पार्टनरशिप की तरफ। क्यों? US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का जो हमारा पार्टनरशिप है, यानी आप कह सकते हैं ये हमारा 2030 का ही गोल है। एक तरीके से इंडिया और US में फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बढ़ाएगा। किस चीज़ के लिए? हमें हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करने में, यानी कम करने में। ठीक है। अब इससे पहले जो लीडर समिट हुआ था ऑन क्लाइमेट, जो अभी US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कुछ टाइम पहले ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर सिर्फ बात की गई थी कि किस तरीके से कार्बन एमिशंस को कम करना है। ठीक है। डेटा दिया था शायद 2050 तक कार्बन एमिशंस को कम करना है। तो देखिए, वहाँ पर सिर्फ कार्बन एमिशंस की बात की गई, लेकिन यहाँ पर पूरे ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जा रही है। अब देखिए, इंडिया की अगर बात की जाए, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर जो इंडेक्स है यानी डेटा जो है उसको मैंने पिंक में हाईलाइट किया, तो आप इसको ध्यान रखिए। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd रैंक करता है किसमें? कार्बन एमिशंस में। US फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है। ऑल्दो इंडिया का पर कैपिटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो लेस देन 60% है ग्लोबल एवरेज का, फिर भी इंडिया 3rd रैंक करता है। और डेफिनेट सी बात है, अच्छी बात है देखिए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग होने के बावजूद भी वो डेवलप्ड कंट्री से कम एमिशन कर रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम फ्यूचर में और इंप्रूवमेंट करेंगे तो और हम और नीचे आ जाएंगे, यानी हम और कम कार्बन एमिशन करना शुरू कर देंगे। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो क्या कहता है? 1.5 से 2 डिग्री के नीचे हमें अपनी ग्लोबल वार्मिंग को रखना है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच या उससे ज़्यादा बढ़ गई ना, अगर इसका एवरेज इतना बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे, डिज़ास्टर्स आ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड को। तो इस टाइप की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, तब जाके तो हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? देखिए, 2022 तक, यहाँ पर स्पेस तक तो बचा नहीं है, इसको रेस करता हूँ मैं। देखिए, हमारा टारगेट क्या है? 2022 तक हमें 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन करना है, और 2030 तक 400 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। तो डेफिनेट सी बात है, हम उस लाइन में चल तो रहे हैं, बस हमें अपने टारगेट्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहना है। ये कैसे फॉलो होंगे? हम इंडस्ट्रीज को डिकार्बनाइज करेंगे, ट्रांसपोर्ट को एनहेंस करेंगे, और ये जो जितने भी एमिटर्स हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स जो होती है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या एमिशन करता है, इन सब चीज़ों को एक ऐसे वे में कंडक्ट करें कि ये एमिशंस भी कम करें और डेवलपमेंट भी प्रॉपर्ली होता रहे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी बोरिस जॉनसन साहब ने क्या चीज़ बोली है? उन्होंने ये चैलेंज आप कह सकते हैं यही किया है कि वो 2035 तक अपने 78% जो कार्बन के एमिशन हैं उनको कट कर देंगे। अब यार मेरे को तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि 78% तो 80% ही मान लो, बहुत ज़्यादा इन्होंने कह दिया, और कह रहे कि हम 1990s के लेवल पे अपना कार्बन को ले आएंगे। अब उड़ता तीर तो ले लिया है, यानी उन्होंने कह तो दिया है, देखते हैं कितना वो इस बात पे खड़े हो पाते हैं। अब जो बाइडेन के सामने आज की डेट में क्या क्या चीज़ें खड़ी हैं? पहले तो उनको कॉर्पोरेशन में इंडस्ट्री को परसुएड यानी बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ ही साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि वो नॉलेज शेयर करके जितनी भी टेक्नोलॉजी वो इन्वेंट या एनहांस कर रहे हैं उसको एक तरीके से सब्सिडाइज कर पाएँ, क्योंकि सब्सिडाइज हो पाएगी तब जाके तो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है। और 2030 तक करीब करीब उन्होंने भी कहा है कि वो 50 से 52% तक अपना एमिशन कंट्रोल कर देगी। अब देखना बाकी है कि फ्यूचर में किस तरीके से डेवलपमेंट्स होती हैं। आई होप ये चीज़ें सही डायरेक्शन में जाती दिखाई दे। जुडिशियल फेडरलिज्म की यहाँ बात की गई है, किस तरीके से यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर इंडिया में चाहिए ताकि कोविड के जितने भी केसेस हैं
वो प्रॉपर डायरेक्शन में सॉल्व हो पाएँ। अब देखिए आज की डेट में टफ क्वेश्चन क्या है, जुडिशरी का काम क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव को पूछें, यानी उनसे क्वेश्चंस आस्क करें प्रॉपरली, चीज़ क्या चल रही है ऑन ग्राउंड, जो इम्प्लीमेंटिंग और एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करें अगर कोई भी चीज़ सही नहीं जाती है। परमानंद कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ये दिया था कि राइट टू इमरजेंसी जो है, राइट टू इमरजेंसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है। देखिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 2 स्टार्स को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा किस तरीके से दिल्ली के, गुजरात, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में, आप कह सकते हैं सेम टाइप का ही वर्डिक्ट दिया। यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि लेबोरेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी चाहिए। वहीं नागपुर की बेंच ने तो रात में मतलब सिटिंग्स कर दी, मतलब रात में कोर्ट की सिटिंग्स हुई और उन्होंने इमीडिएट रिस्टोरेशन करने की बात करी किसकी, ऑक्सीजन सप्लाई की। इनफैक्ट आपको तो ये भी पता होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सिंपल सी बात ये कह दी कि जो लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेंगे उनको हैंग कर दिया जाएगा, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, जो हमने कल परसों की न्यूज़ में डिस्कस भी किया था। तो डेफिनेटली कोर्ट सी बात है कि कोर्ट जो है वो बहुत सही डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में अगर इस टाइप की चीज़ें ना हो ना तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। अब देखिए एक ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात है ना, तो आज की डेट में आपको पता होगा कि कई केस जो हैं इस टाइप के जो कोरोना से रिलेटेड हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या जिस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो है एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज का पैंडेमिक में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 139A के अंदर, जो संविधान का आर्टिकल 139A है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के केस को अपने आप पर यानी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। लेकिन अब राइटर का यहाँ ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तो बहुत सही काम कर रहा है, लेकिन पास्ट में यानी जब पहले इस टाइप की चीज़ें हुई, कैसी, जब जैसे कश्मीर में इंटरनेट बैन हुआ था यार, उसके अलावा जब एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जितने भी थे इनको अरेस्ट किया गया था, इनको डिटेन किया गया था, तब कोर्ट शांत क्यों था? वहाँ पर भी तो कोर्ट इस तरीके का अपना जो वो डिसीजन है वो दे सकता था, जैसे अभी कोर्ट एक्ट कर रहा है। उस टाइम कोर्ट शांत क्यों था? राइटर यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है ना कि इस सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा की बेंच होती है। यानी ये दिखाता है कि किस तरीके से ज़्यादा लोग, यानी हायर लेवल की एक बेंच जो है वो प्रॉपर जस्टिस देने वाली है। तो एक तरीके से भरोसा भी लोगों का इस चीज़ पे रहता है। 7 शेड्यूल जो है वो संविधान का क्या बताता है कि 3 लिस्ट है वहाँ पर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज़ आपको भी पता होगी, आपने लक्ष्मीकांत में पॉलिटी में डेफिनेटली पढ़ी होगी। तो 3 लिस्ट में जो हेल्थ, हॉस्पिटल, ये जो है ना, ये सारे स्टेट लिस्ट के अंदर आइटम 6 में आते हैं। लेकिन यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि इस टाइप की चीज़ जो है ना वो थोड़ी बहुत कॉन्करेंट लिस्ट में भी होनी चाहिए। कभी अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट से इस टाइप की चीज़ करने की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली बात है केंद्र इस चीज़ को कर पाएगा। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस में क्या चीज़ बाहर आई कि हाई कोर्ट को एक तरीके से ना ये चीज़ पावर्स हैं कि वो किस तरीके से अपने जो पावर हैं वो अपने जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक तरीके से वो एक ग्लोरियस जुडिशियल ट्रेडिशंस है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हाई कोर्ट की जो पावर है ना रिट्स को लेके, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी है। क्यों? आर्टिकल 226 के अंदर आपको ये पता होगा कि हाई कोर्ट्स को रिट्स की पावर मिलती है और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स की पावर मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रिट्स की पावर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, एक तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन अगर होता है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जब होता है ना तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट को रिट प्रैक्टिस करने की राइट मिलती है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट कभी भी इशू कर सकता है। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको पॉलिटी का क्वेश्चन बता रहा हूँ और इनफैक्ट यूपीएससी ने कई बार पूछ भी चुका है। तो इस टाइप की चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे कोविड के केस बढ़ रहे हैं ना तो हाई कोर्ट जो है वो बहुत, आप कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी प्रॉपर डायरेक्शंस दे रहा है। लेकिन राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि इस टाइप की जो जजमेंट है ना वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को इस तरीके से ही एक्ट करना चाहिए, तब जाके ही यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर हमारे देश में मेंटेन रहेगा, जैसा यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है। ये आर्टिकल इजराइल और सीरिया की आज की डेट में क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में बताता है। मेनली इजराइल जो है ना वो आज की डेट में ईरान का जो आप कह सकते हैं दबदबा जो बढ़ रहा है सीरिया में उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आज की डेट में ईरान के बहुत सारे ट्रूप्स जो हैं वो सीरिया के अंडर में हैं, एक्सेप्ट कहाँ, एक्सेप्ट ईडीबी और कुर्दिश टेरिटरीज को छोड़ के।
जितनी भी सीरिया की टेरिटरीज हैं वहाँ पर ईरान की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंस्टॉल्ड हैं। इनफैक्ट इदलिब जो है वो तो जिहादी और रिबेल लोग जो है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और कुर्दिश टेरिटरी जो कुर्द कम्युनिटी है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक बार CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है ना UPSC का, उसमें पूछा भी गया था कि कुर्द जो कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना UPSC यहीं से उठा के सवाल पूछता है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अब ईरान क्या करता है ना, ईरान शिया मिलिशियाज यानी सीरिया के अंदर जितने भी मिलिशियाज हैं इंक्लूडिंग लेबनीज, हेजबुल्ला, इन सबको सपोर्ट करता है, इन सबको एक तरीके से, क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं इजराइल के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, तो इनको एक कैश मेडिकल एड प्रोवाइड करता है ताकि ये सब इजराइल के अगेंस्ट रिबेल करें। और इजराइल को ये सब चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि इजराइल को देखे मतलब पता तो है इजराइल को, लेकिन इजराइल जानता है कि ये सीरिया खुद नहीं कर रहा, ये ईरान करवा रहा है। इसलिए ही आज की डेट में इजराइल जो है वो सीरिया के अंदर बॉम्बिंग कर रहा है। ऑल्दो वो ईरानियन पोजीशन में बॉम्बिंग नहीं कर रहा, लेकिन एक मैसेज तो प्रॉपर्ली जा ही रहा है कि जो इजराइल है वो क्या करना चाहता है। इजराइल के 3 अलग अलग गोल्स हैं आज की डेट में, अगर ये बॉम्बिंग जो हो रही है उसके लेके। पहला क्या है, पहला कि जो हिजबुल्ला और अदर जो बाकी शिया मिलिशियाज हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, उनको जो ईरान सप्लाई दे रहा है ना पैसों की, मेडिकल एड की, उसको स्टॉप किया जाए। पहले तो ये चीज़ होगी, ठीक है यहाँ तक। दूसरी चीज़ है जितने भी मिलिशियाज हैं इनको ना आगे बढ़ने से रोके, एक ये चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ है कि इनको कंटिन्यूसली टारगेट करता रहे ताकि ईरान का जो दबदबा है ना सीरिया में वो कम होता ही जाए, ठीक है। ये चीज़ आज की डेट में ये करना चाह रहे हैं। अब ईरान ने जब आप कह सकते हैं मिलिशियाज यानी इस टाइप की चीज़ें और जो भी मिलिट्री एसेट सीरिया में डिप्लॉय किए, तब इस टाइम में क्या हुआ कि चीज़ें ना इजराइल के साइड में गड़बड़ाना शुरू हो गई। इजराइल को पता चल गया कि ईरान का क्या प्लान है। अब इजराइल जो है आज की डेट में क्या करना चाह रहा है, देखिए इजराइल को पता है कि शिया मिलिशिया जो है वो गोलन हाइट्स पे अभी भी कैप्चर करे हुए हैं, तो इजराइल उनको वीकेंड करना चाहता है। इजराइल के अपने खुद के टैक्टिक्स हैं यार कि किस तरीके से वो एंटी असाद रिबेल्स यानी जो भी बशर अल असाद सरकार के खिलाफ जो भी लोग हैं उनको बढ़ावा दें, उनको एक तरीके से भड़काएं उनकी सरकार के खिलाफ। और एक बार देखिए खुद के लोग उनके भड़क जाएंगे ना तो इजराइल के लिए और आसान हो जाएगा। तो इस टाइप की आप कह सकते हैं सिविल वॉर आप कह लीजिए इसको, इजराइल और सीरिया के अंदर चल रहा है। इनफैक्ट दिक्कतें तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। यूएस भी इस चीज़ को लेकर टेंशन में है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में कोई भी गड़बड़ होती है तो पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो यूएस भी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी टेंशन में है। अब देखते हैं आगे जाके क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी होंगी हम डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।